हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा है वो है लेक्चर नंबर 3, 9th क्लास का करियर इन बायोलॉजी। करियर इन बायोलॉजी। जब स्टूडेंट एफएससी करते हैं तो उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर मेजर सब्जेक्ट आपको फील्ड चूज़ करनी होती है। अगर तो आपने प्री मेडिकल किया है यानी कि आपकी उसमें बायोलॉजी इंक्लूड है, तो जो एक स्टूडेंट की सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि उसे क्या करना चाहिए होती है, वो होती है मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर हम मेडिसिन के हिसाब से देख लें तो इसके लिए स्टूडेंट एमकैट करते हैं, 5 ईयर स्टडी करते हैं, डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और हम अगर सर्जरी की बात कर लें तो जो रिपेयर करते हैं बॉडी पार्ट्स को, इसमें ही वो इंक्लूड होता है, रिपेयर करते हैं ये। और जैसे कि ऑपरेशन वगैरह हो गया, इन सब में ये 5 ईयर लगाकर अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन की डिग्री लेते हैं। सेकंड पॉइंट पे जो हमारा आ जाता है वो है डेंटिस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओरल हेल्थ के बारे में बात हो रही है। ओरल हेल्थ यानी कि हमारी ये जो होती है टीथ वगैरह की हेल्थ हो जाती है, यानी कि ओरल में आ जाती है ना। इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, 5 ईयर की ज़रूरत नहीं है उन्हें, 4 ईयर स्टडी करते हैं। 4 ईयर स्टडी करते हैं और एक डिग्री लेते हैं जिसका नाम होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री, यानी कि BDS। इसके लिए उन्हें 5 ईयर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट 4 ईयर ही लगा दें तो वो उसमें क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। अब इसका सेम वही प्रोसेस है, डिजीज़ के बारे में जानना, यानी कि वहाँ डिजीज़ के बारे था, अब यहाँ अगर वो डेंटल में है तो इसका मतलब वो इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि दांत को कौन से इन्फेक्शन लगा है, क्या करना चाहिए। और अगर मतलब जैसे कि दांत के ट्रीटमेंट, ओरल ट्रीटमेंट की डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनका ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है। अब नंबर 3 पे हमारा जो आ जाता है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी की भी यही सेम ही बात होगी, क्योंकि ये 3 डिग्री जो बार बार 3-4 जो है ना स्टार्टिंग वाली होती है, मतलब फील्ड, वो सारी एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं, यानी कि मेडिसिन से रिलेट करती हैं। अब फार्माकोलॉजी के आपको जगह जगह पर अपनी इलाके में आपको फार्मेसी नज़र आएगी। वो फार्मेसी ऐसे ही नहीं बन जाती, उसके लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, BS की डिग्री करते हैं फार्मेसी में, BS करते हैं फार्मेसी के लिए। उसके बाद क्या होता है, वो अपनी अपनी फार्मेसी खोलने के काबिल हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, ड्रग्स के बारे में पढ़ना, न्यू मेडिसिन की डेवलपमेंट करना, न्यू मेडिसिन डेवलपमेंट करना, और उन्हें पहले एनिमल पे आजमाया जाता है, उसके बाद ही किसी ह्यूमन के लिए रेफ़र की जाती है। आपको पता है ना, जब भी कोई न्यू मेडिसिन इन्वेंट होती है हम डायरेक्ट किसी इंसान पर नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, उसका कोई अगर इफेक्ट हो गया तो इंसान तो गया ना। इसलिए सबसे पहले उनका क्या पर्पज़ होता है, हमारा जो सबसे कॉमन एनिमल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है वो होता है माउस। माउस पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और अगर तो वो वैलिड निकलती है कोई न्यू मेडिसिन तो फिर उसको आगे हॉस्पिटल्स में रेफ़र कर दिया जाता है कि आप लोग ये मेडिसिन इंक्लूड करें, और अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई पेशेंट आता है तो आप उसको ये ज़रूर दें, या आप उस पर ये काम करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, पहले ये फार्मेसी वाले उसको पहले ट्रीट करके फिर ही आगे हॉस्पिटल में उस मेडिसिन को रेफ़र करते हैं। नंबर 4 पर जो आ जाता है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी, अब इसमें आपको फिजियो, नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई फिजिकल बात हो रही है, कोई बॉडी फंक्शंस के बारे में बात हो रही है। अक्सर कुछ लोगों को इंजरी हो जाती है जो उन पे मेडिसिन तो हेल्प नहीं करती, लेकिन कुछ थेरेपी होती हैं जो है मतलब उन पे वर्कआउट करती हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए क्या होता है, मसाज कहा जाता है, ठीक है, या कुछ एक्सरसाइजेज बता दी जाती हैं, या कुछ थेरेपी बताई जाती है, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो जो इल पेशेंट होता है वो बिल्कुल रिकवर कर जाता है। ठीक है, उन पे वो मेडिसिन नहीं हेल्प करती, उन पर वो क्या करती हैं, उनकी थेरेपी हेल्प करती हैं। तो बेसिकली ये फील्ड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड में आती है। इसमें क्या किया जाता है, इंजरी या डिजीज़ के बारे में पहले स्टडी किया जाता है, फिर कुछ थेरेपी या एक्सरसाइजेज
मसाज, ये सब रेफ़र किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पेशेंट रिकवर कर जाए। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पर आ जाती है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये अब बायोलॉजी वाले होते हैं जो, वो अगर BS ज़ूलॉजी करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, फिशरीज़ में जा सकते हैं। आपको पता है कि हम हमारी नज़र में ये इन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। हमारी लाइफ में हमें लगता है कि वाइल्ड लाइफ एक बस एक जंगल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर हम लोग फिशरीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बस ये एक रिवर, लैक्स, ये सब इस चीज़ें, मतलब हम उनको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देते। लेकिन कभी आपने देखा है जो इनके इंचार्ज होते हैं उनकी सैलरीज कितनी होती है? कभी आपने नोटिस किया है कि इनकी इनकी वैल्यू क्या है अपने आप में? तो अगर आपका दिल है कि आप फिशरीज़ में जाएं तो आपको BS ज़ूलॉजी करना पड़ेगा। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ में जाना है तो भी आपको क्या करना पड़ता है, एग्रीकल्चर स्टडी इस तरह की करनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए मतलब रैंक होते हैं, उस हिसाब को आपको ऑफिसर रैंक होता है या टेक केयर कुछ भी होता है, इंचार्ज होता है, उसमें आप जाकर अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 6 पे आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के हिसाब से आज के ज़माने के जो फार्मर हैं वो एजुकेटेड हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है, पहले डिग्री लेते हैं एग्रीकल्चर में। पुराने ज़माने के जो फार्मर थे उन्हें नहीं पता था कि अगर फसल ख़राब हो रही है तो उसको बचाया कैसे जाए। पुराने ज़माने के लोगों को ये लगता था कि अगर एक दफ़ा फसल ख़राब होनी शुरू हो गई यानी कि हम हार गए, हमारी फसल डूब गई। लेकिन आज के जो ज़माने के होते हैं फार्मर होते हैं, वो हार नहीं मानते। वो अगर उनको लगता है ना कि हमारी फसल ख़राब हो रही है तो वो अपनी ली गई डिग्री का यूज़ करते हैं। उन्होंने पढ़ा होता है कि अगर हमारी कोई फसल ख़राब हो रही हो तो उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें मुख्तलिफ़ केमिकल्स के बारे में पता होता है, उन्हें जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको उसके बारे में पता होता है। ठीक है, इसके अलावा बेहतर क्रॉप अपनी उगा सकते हैं। कैसे उगा सकते हैं? उन्होंने पढ़ा होता है कि कौन सा सीड बेहतर रहेगा। या आपने अक्सर अपने आसपास कोई बेमौसमी फसलें देखी होंगी। ठीक है, वो बेमौसमी फसलें अपने वक्त के बगैर कैसे हो जाती हैं? कभी नोटिस किया? वो इसलिए होती हैं क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ जेनेटिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होता है। उन्होंने दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अगर आप जीन्स को इकट्ठा इसके लिए क्या करते हैं, वो दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ को एक करते हैं, उनकी जेनेटिकली पावर जो होती है उन दोनों को कंबाइन करके कोई एक तीसरी पावर, मतलब एक तीसरी जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो बनाते हैं। और वो इतना बेनिफिट होता है ना, इतना बेनिफिशियल रहता है कि वो एक गुजरे हुए ज़मानों के फार्मर से बहुत बेहतर है। इसके लिए क्या करना पड़ता है इनको 4 ईयर स्टडी करनी पड़ती है, यानी कि BS करना पड़ता है एग्रीकल्चर में। आजकल के तो वही मतलब ज़मींदार कामयाब हैं जिन्होंने BS या फिर उन्होंने एग्रीकल्चर की कोई स्टडी की होगी। अदरवाइज़ आज के ज़माने में जिस तरह के इन्फेक्शन या जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं फसलों को, तो उसके लिए तो एक फार्मर का एजुकेटेड होना ही ज़रूरी है। तो अगर तो आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको भी 4 ईयर डिग्री लेनी पड़ेगी एग्रीकल्चर की, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ फिर आप अपने नुकसान वगैरह के खुद ही ज़िम्मेदार होंगे। नंबर आगे 7 पे आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। हस्बेंड्री से मुराद है कि यहाँ पर आपने आगे नस्ल एनिमल्स की कैसे बढ़ानी है। ठीक है, अब पहले ज़माने में फार्मर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती थी, वो एक ही तरीका आजमाते थे, लाइक जो उनका नेचुरली तरीका होता है रिप्रोडक्शन का, वो उसी पे ही फोकस करते थे। बट नहीं, आज के ज़माने में क्या होता है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के करैक्टर्स लेकर एक एनिमल को बनाया जाता है। यानी कि एक एनिमल के करैक्टर वो दूसरे एनिमल के करैक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है फॉर अ बेटर ब्रीडिंग। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं तो बहुत पहले वाले ज़माने में फार्मी चूज़ों का इतना रिवाज नहीं था। उस टाइम देसी मुर्गे ये सब कुछ होता था, ये देसी मुर्गियाँ होती थी, वो एक नेचुरल तरीका था। लेकिन आज तो अंडों की मदद से ही चूज़ों को फार्मी तरीके से भी निकाला जाता है, इंजेक्टेड चूज़े आ गए।
आप ये बात सोच रहे हैं ना कि अगर नेचुरल तरीका है, तो आजकल तो इंजेक्शन की मदद से आप एक चूज़े को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, आपके पास आपने क्या करने होते हैं, आपने बायो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और आप एक बायोलॉजिकल कुछ भी एक एनिमल्स या फिर कोई भी आप प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। यानी कि आपका एक पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। इसके लिए क्या होता है कि आपको एनिमल हस्बेंड्री की 4 ईयर की स्टडी करनी पड़ती है और आप एक बेहतर से बेहतर क्वालिटी की ब्रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नंबर 8 पर आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, अब इसमें आप कल्चर से आपको मतलब पता चल गया कि आपने कुछ ब्रीडिंग या कुछ कल्चरिंग करवानी है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, वो किस चीज़ की कल्चरिंग होगी, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की भी हो सकती है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। उसमें क्या हो सकता है कि फ्लावरिंग की हो सकती है, ठीक है। वेजिटेबल्स जो आपको अच्छी क्वालिटी की मिलती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि आपने क्या होते हैं हॉर्टिकल्चर किया होता है, ठीक है। इसने आपने इसके लिए स्टडी की होती है, 4 ईयर स्टडी आपको इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। 4 ईयर स्टडी। बेसिकली जो हॉर्टिकल्चर होती है वो आपकी बेहतर कल्चरिंग में हेल्प करती है, अगर तो आपने इसमें एक डिग्री ली हुई होती है। नंबर 9 पे आ जाता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री इसके लिए क्या होती है, आपको 4 ईयर स्टडी करनी पड़ती है, 4 ईयर स्टडी। वो भी किसके लिए होती है, फॉरेस्ट में होती है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है कि आपने फॉरेस्ट की केयर करनी होती है, और अगर आपने इस प्रोफेशन में जाना है ना तो आपको 4 ईयर स्टडी करनी पड़ती है वाइल्ड लाइफ पे, और फिर आप इसके इंचार्ज लग सकते हैं, ठीक है। आपने मतलब उनकी बेहतर ग्रोइंग करवानी है, किस तरह आप अपने जंगलात को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है ना वो आपके इकोनॉमिक स्टेट के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो जब हम किसी भी कंट्री की कोई सक्सेस के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा यही फोकस होता है कि उस वहाँ पर उनकी इकोनॉमिक स्टेट में जो जो चीज़ें अपना रोल प्ले कर रही होती हैं उनकी क्या मतलब कंडीशन है, तो उसमें फॉरेस्ट भी आ जाता है जिसकी बेहतर कंडीशन होनी ज़रूरी है। नंबर 10 पे आता है फार्मिंग। फार्मिंग के लिए होता है कि अक्सर आपने देखा होगा तरह तरह के आपको फार्म नज़र आते हैं। पोल्ट्री फार्म सबसे पहले आता है, पोल्ट्री फार्म। एनिमल के भी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। आप इनके क्या करते हैं, आप इसके लिए तो पहले तो आप 4 ईयर स्टडी करते हैं, यानी कि आप अपना पूरा BS कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बारे में आप ये इनकी फॉर्मिंग के बारे में पढ़ते हैं कि आपको किस तरह इनकी केयर करनी पड़ेगी बाय बर्थ से लेकर उनका एट द एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज तक, उनको आपको किस तरह उनको कवर करके रखना है, किस तरह आपने उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, किस तरह आपने उनकी ब्रीडिंग करवानी है, किस तरह आपने उनकी आगे फार्मिंग करके उनको किस तरह सेल करना है, किस तरह आपने उसको मार्केटिंग में उनकी बेहतर आपने प्रॉफिट लेना है। इस सब के बारे में जो आप स्टडी करते हैं ना वो आपका 4 ईयर स्टडी कोर्स होता है, ठीक है। इसके बारे में क्या होता है कि आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, एनिमल फार्म कर सकते हैं, इनकी न्यूट्रिशन के बारे में आपको पढ़ना होता है, इनकी आपने क्या करना होता है, ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना होता है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होता है, फिर आपने इनकी मार्केटिंग के बारे में पढ़ना होता है। इस तरह सब कुछ जब आप मैनेज कर लेते हैं ना परफेक्ट तौर पर, तो आपको पता चल जाता है कि आपने अपनी फार्मिंग बहुत अच्छे तरीके से की है। और उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक फील्ड में काउंट, वैसे सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन पर्सनली मुझे बायोटेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। बायोटेक्नोलॉजी इसके लिए क्या होता है, 4 ईयर आपको पढ़ना पड़ता है, 4 ईयर स्टडी करनी पड़ती है आपको। और इसमें क्या होता है, आपने टेक्नोलॉजी आप किस तरीके आप किस चीज़ में यूज़ करें, जाहिर सी बात है आपकी क्रॉप में आपकी एग्रीकल्चर तौर पर आपकी यूज़ हो रही है, आपकी एनिमल में वो यूज़ हो रही है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एनिमल में किस तरह हो रही है आप बताती हूँ। आपने मुख्तलिफ़ किस्म की जब दो मतलब करेक्टरिस्टिक्स को एक नस्ल से दूसरी जगह नस्ल में ट्रांसफ़र करवाते हैं आर्टिफिशली तौर पर, तो वो क्या होता है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी होती है, जब आप दो चीज़ों को मिक्स करके आप एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करवा रहे होते हैं, ठीक है। आजकल ये ज़्यादातर एनिमल की ब्रीडिंग में बड़ा यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्रॉप्स में भी आपने अक्सर बेमौसमी फसलों को उगाते हुए देखा होगा, सीड्स का बेहतर
यूज़ किया जाता है। सीड आजकल अच्छे आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाले, बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार किए गए हैं, जो आपको अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छी अच्छी फसलें देती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ किस तरह होती है, जब आप 4 ईयर स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, क्रॉप्स में यूज़ हो रहा है और ये एनिमल्स में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। ओहो बॉल पॉइंट ही, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है वो है फोरेंसिक आ जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि आप लोगों को 4 ईयर स्टडी की जाती है। इसमें क्या होता है, एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है। यानी कि एनिमल्स की बेहतर प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप की बेहतर प्रोडक्शन के लिए 4 ईयर की स्टडी की जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आता है ना वो है फोरेंसिक्स। इसमें क्या होता है, क्राइम पेशे के हिसाब से क्या होता है, एविडेंस वगैरह के बारे में, इन्वेस्टिगेशन वगैरह के बारे में आपको पता होता है। उसके लिए क्या करते हैं आप, 4 ईयर स्टडी करते हैं, जिसके बारे में क्या होता है। अब इसके बाद क्या होता है, आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ 4 ईयर BS की ज़रूरत होती है, यानी कि फ़िज़िकल एविडेंस वगैरह जो आप पढ़ रहे हैं ना, फ़िज़िकल एविडेंस, ये सब कुछ फोरेंसिक मतलब इस फील्ड में आता है। इसके बाद सेकेंडरी जॉब्स भी हैं। अगर आप बायोलॉजी प्री मेडिकल करते हैं और आगे आप फर्दर मास्टर करते हैं तो आप सेकेंडरी जॉब्स में भी जा सकते हैं, लाइक टीचिंग वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की फील्ड में आप जा सकते हैं। और यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। सो अल्लाह हाफिज़, कल न्यू लेक्चर के साथ मिलते हैं।